साथियों नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देंगे। लो बैक एक डिसेबिलिटी जिसको है, लो बैक पेन। दोस्तों, बंदा हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था और हाई एल्टीट्यूड एरिया में नॉर्थ सिक्किम में उसकी डिसेबिलिटी डिटेक्ट की और उसको टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया इनिशियली। उसका जो ऑनसेट ऑफ डिसेबिलिटी था वो मेडिकल अथॉरिटी ने मेंशन किया इनसाइडियस, और जब रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ उसको लास्ट में 6% डिसेबिलिटी दिया। लेकिन उसका जो डिसेबिलिटी का ऑनसेट है वो इनसाइडियस बता करके उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि वो डिसेबिलिटी एक्सेप्ट की गई एज नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि कोई बंदा अगर हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड है तो इसका मतलब है कि वो सिविल एरिया में तो है नहीं, दूसरा वो छुट्टी पर भी नहीं है। और रिलीज मेडिकल बोर्ड के जब डॉक्यूमेंट को स्टडी किया तो रिलीज मेडिकल बोर्ड खुद कह रहा है, उसका जब एक्सट्रैक्ट देखा एक पेज पर क्लियरली मेंशन है, रिलीज मेडिकल बोर्ड खुद ही मेंशन कर रहा है कि ये जो डिसेबिलिटी है बंदे के मिसकंडक्ट की वजह से नहीं है, नेग्लिजेंस की वजह से नहीं है। यानी जो डिसेबिलिटी है वो ना तो एट्रीब्यूटेबल है बंदे की मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से और ना ही एग्रावेटेड है उसके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से। तो फिर ये एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड किसकी वजह से होगी? जब इंडिविजुअल की वजह से भी नहीं है तो जाहिर सी बात है कि सर्विस के दौरान जहां वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड था वहां पर यह डिसेबिलिटी डिटेक्ट की गई, ना ही वो छुट्टी पर था और ना ही किसी तरह के आउट पास पर था, ऑन सर्विस था। और यदि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है तो जाहिर सी बात है वो यूनिट लाइन में रुक रहा होगा, सिंगल मैन होगा, तो वो फैमिली क्वार्टर में भी नहीं था। ऐसे में अगर यूनिट लाइन में उसकी कोई डिसेबिलिटी डिटेक्ट होती है और उसको नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर रहे हैं, और इतना ही नहीं, आरएमबी में 6% दिया। उसका जो डिस्चार्ज जाने का कारण था कि उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ कर लिया गया। नायक रैंक जिसकी 22 साल सर्विस है विदाउट एक्सटेंशन पीरियड, उसको 16 साल सर्विस करा करके उसका शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉ करा करके सर्विस पूरी नहीं करने दी गई। अब उसको जो 6% मिला उसको कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसकी डिसेबिलिटी नाना केस में एक्सेप्ट की गई, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस होने की वजह से उसका डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट कर दिया। अब इस चीज को जरूर क्लेम करना चाहिए, अपील डालो, अपील के बाद केस डालो, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में यदि डिसेबिलिटी डिटेक्ट हुई है और रिलीज मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि ये जो ऑनसेट है वो इनसाइडियस है, तो वो अपने घर से तो लेकर के नहीं आया था, और रिलीज मेडिकल बोर्ड खुद कह रहा है कि इंडिविजुअल की वजह से ये डिसेबिलिटी ना एग्रावेटेड है ना एट्रीब्यूटेबल है उसके मिसकंडक्ट या नेग्लिजेंस की वजह से, तो फिर या तो ये सर्विस की वजह से हुई होगी और हाई एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड है, कहीं आउटपास भी नहीं गया होगा, कहीं सिविल एरिया में भी नहीं होगा, यूनिट लाइन में होगा, तो सर्विस कनेक्शन भी कैजुअली तौर पर कनेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में डिसेबिलिटी यदि नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट करके डिसेबिलिटी पेंशन रिजेक्ट की जाती है तो जरूर इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। दूसरा, शेल्टर अपॉइंटमेंट विड्रॉवल केस है, यानी सर्विस इसको पूरी नहीं करने दी गई क्योंकि ये लो मेडिकल कैटेगरी था और इसको निकाल दिया गया। तो ये एक क्लासिकल केस बनता है डीम्ड टू बी इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस एक्सेप्ट होने का, और ऐसे में जो 6% डिसेबिलिटी है वो 20% होनी चाहिए, जैसा कि लॉ सेटल्ड है इस सब्जेक्ट के ऊपर। और फिर यदि नाना केस बाद में केस के माध्यम से या अपील के माध्यम से एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय मिलिट्री सर्विस एक्सेप्ट होता है तो फिर ये 20% के ऊपर राउंडिंग ऑफ का बेनिफिट भी लगेगा, फिर ये हो जाएगा 50%। तो ऐसे बहुत से केस होंगे आप में से भी जिनका
हाई एल्टीट्यूड या फील्ड एरिया में डिसेबिलिटी जो है अकर हुई, और जब आपका रिलीज मेडिकल बोर्ड हुआ, कंपिटेंट अथॉरिटी का फैसला आया, वो नाना केस कर दी गई, तो उसको जरूर चैलेंज करें। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि डिपार्टमेंट की तरफ से डिसेबिलिटी पेंशन यदि रिजेक्ट कर दी गई है तो कोर्ट के माध्यम से उसको रिलीफ मिला है, और कुछ केसेस में अपील के माध्यम से भी मिला है। तो अपने जो भी ऑप्शन है उनका इस्तेमाल जरूर करें। सिमिलर केस में यदि आप जूझ रहे हैं तो इस नंबर पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपके केस को स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, अपनी एडवोकेट की टीम को साझा करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में चैलेंज करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।